नेपाल के यूथ ने एक ही दिन में पूरी नेपाल सरकार गिरा दी। पांच सितंबर को नेपाल की सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म बैन कर दिए, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट और ट्विटर भी थे। फिर उसी दिन से जेन ज़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वहां जितने भी इंडियन मॉल थे उन सबको जला दिया गया। यहां तक कि पीएम के घर को भी जला दिया, पार्लियामेंट को भी जला दिया, पुलिस स्टेशन को भी जला दिया और भी जितने भी नेताओं के घर थे सबको जला दिया। हालत इतने खराब हो गए कि पीएम को रिजाइन देना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर को लोगों ने रोडों पर भगा भगा के मारा और गोदी मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट वहां लाइव रिपोर्टिंग करने गए थे, उनको वहां गाली दे के भगा दिया गया। बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। आइए जानते हैं कि ये नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और इन्हें जेन ज़ी प्रोटेस्ट क्यों कहा जा रहा है। पहले ये जानते हैं कि नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और इन्हें जेन ज़ी प्रोटेस्ट क्यों कहा जा रहा है। नेपाल की रियलिटी ये है कि वहाँ ज्यादा जॉब नहीं है और पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और करप्शन बहुत ज्यादा है और वहाँ जितने भी नेता हैं उनके बच्चों का लाइफस्टाइल काफी लग्जरी है और ये सब फोटो वीडियो वहाँ के सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और ये वायरल करने के पीछे एक ट्रेंड था, नेपो किड। नेपाली लोगों का कहना है कि ये हमारा ही जीएसटी का पैसा खा रहे हैं और इनके बच्चे बाहर के देशों में बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और महंगे जूते पहनते हैं। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन। और आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ज्यादातर यूथ थे। उनका कहना था कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड था ये नेताओं के बच्चों के खिलाफ था कि वो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं हमारे ही टैक्स के पैसे से। नेपाल में जॉब्स की बहुत कमी है, इसी वजह से वहाँ के 70 लाख नेपाली बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन के बारे में 15,000 नेपालियों ने रशियन फोर्स को ज्वाइन किया था। इन्हें कुछ ही हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती और फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दिया जाता। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग, अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और पिछले कुछ ही समय से ये लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे नेताओं के बच्चों का लाइफस्टाइल देखो और हमारी हालत देखो। इन लोगों के पास सिर्फ यही प्लेटफॉर्म थे और इनको भी बैन कर दिया जाता है। नेपाल की गवर्नमेंट का कहना था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ एग्जिस्ट करते हैं उन सबको एक साइन करना पड़ेगा और अपनी टीम यहाँ बिठानी पड़ेगी और वो जो भी चाहेंगे, जिस वीडियो फोटो को हटाना चाहेंगे वो उसको हटा सकते हैं। मतलब जो सरकार चाहेगी वही होगा। ये सेम चीज बांग्लादेश में भी देखने को मिली थी, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो नेपाल ने भी सोचा कि हम भी यही काम करते हैं और सभी प्लेटफॉर्म को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। ज्यादातर कंपनियों ने इसे इग्नोर कर दिया। सबसे बड़ी गलती करते हैं ये लोग के टिकटॉक और डिस्कॉर्ड को बैन नहीं करते। एक ही हफ्ते में इन्होंने 26 प्लेटफॉर्म बैन कर दिए, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और भी कई ऐप्स थे। और इसी वजह से वहाँ के यूथ गुस्सा हो गए कि हमारे पास सिर्फ यही प्लेटफॉर्म थे अपनी आवाज उठाने के लिए और उनको भी बैन कर दिया गया। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. 8 सितंबर की सुबह को 3-4 जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट में लोग बढ़ते जाते हैं। और वहां की पुलिस को इनको रोकना पड़ता है और कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने लगते हैं। जब इन लोगों से ये हैंडल नहीं हुआ तो इन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी। मतलब सामने 3-4 हजार लोग खड़े हैं और उन पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग भी अपने ही देश के बच्चों पर की जा रही थी। पहली बात, प्रोटेस्टर पर फायरिंग करना अलाउड ही नहीं है। तो अगर कोई नहीं मान रहा तो पहले टीयर गैस यूज करो, तो अगर उससे भी नहीं कोई मान रहा तो वाटर कैनन यूज करो, तो अगर उससे भी नहीं कम हो रहा तो रबर बुलेट यूज करो। नेपाल पुलिस को ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया गया और फायर भी सीधा माथे में किया गया या फिर छाती में किया गया। और सिर पर फायर करना रूल के खिलाफ है। मैं नेपाल के रूल की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल रूल की बात कर रहा हूँ। इसी प्रोटेस्ट में 19 लोग मारे जाते हैं, 400 से ज्यादा घायल लोग हैं। वहाँ की यूथ का कहना है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ प्लेटफॉर्म बैन पर नहीं कर रहे, हम ये प्रोटेस्ट करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने ही देश का पार्लियामेंट जला दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया और प्राइम मिनिस्टर के घर को भी जला दिया।
और प्रेसिडेंट का भी घर जला दिया गया और जो ओपोजिशन के लीडर थे उनके भी घर को जला दिया गया और तब तक इनकी सारी मांगें पूरी हो चुकी थी। सोशल मीडिया को अनबैन कर दिया गया था और प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया था और देश छोड़ के भाग गया था और ये लोग अब भी रुकने का नाम नहीं लेते। इन्होंने प्राइवेट मॉल भी जला दिए जिनमें इंडियन भी थे और एक न्यूज हेडक्वार्टर था उसको भी जला दिया गया। होटल, कॉलेज, जेल सबको जला दिया गया और वहां के क्रिमिनल्स को भी निकाल दिया गया। डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर को इन लोगों ने सड़कों पर भगा भगा के मारा, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। और अब ये रुकने वाला नहीं है, ये अब और बढ़ेगा। पहले पावर गलत हाथों में थी, अब और गलत हाथों में आ गई है। इसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो बांग्लादेश। यही सेम सिचुएशन वहां भी हुई थी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा था और देश छोड़ के भागना पड़ा था। आज 13 महीने हो चुके हैं और आज भी वहां गुंडा राज चल रहा है और आज तक वहां री इलेक्शन नहीं हुए। हर कोई देश नहीं चला सकता। अगर नेपाल में री इलेक्शन नहीं होते तो पावर स्टूडेंट के हाथ में जाएगी या फिर मिलिट्री के हाथ में जाएगी। और इसका सेम एग्जांपल आप बांग्लादेश में देख सकते हो। इसका एक और आप एग्जांपल देख सकते हो पाकिस्तान। जो आज पाकिस्तान के ये हाल हैं, ये 60% वहां की मिलिट्री के ही कारण है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान वहां की मिलिट्री कंट्रोल कर रही है। तो अगर हम बांग्लादेश को भी देखें तो आज वहां लोगों को हर जगह पे मारा जाता है। अगर नेपाल में री इलेक्शन होते हैं, कोई अच्छा सा बंदा आके कुर्सी पे बैठ जाता है, तो नेपाल के हालात अच्छे भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, वहां स्टूडेंट और मिलिट्री ही कंट्रोल करेंगे, तो नेपाल की हालत और बिगड़ेंगे। तो अब आते हैं गोदी मीडिया पर। नेपाल को देख के इन लोगों की हालत बड़ी खराब थी कि नेपाल में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को जला दिया गया है कि अगला नंबर हमारा ही ना हो। इसको देख के ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ये हमारे साथ हो गया तो हमारा क्या होगा। और नेपाल के प्रोटेस्टर का कहना है कि ये मीडिया हर वक्त नेपाल सरकार की तारीफें करते रहती थी और जनता के मुद्दों को नहीं उठाते थे। ये सुना सुना से नहीं लगता, मीडिया का काम ही यही होता है। अगर मीडिया चाहे तो पूरा देश बदल सकती है। एक वीडियो सामने आ रही है कि हमारी गोदी मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट वहां लाइव रिपोर्टिंग करने गए थे। बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। Please. यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में No, हैं। I don't want your support. ओके We don't want your support. Okay. हामीलाई एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। Okay. We don't want your support. We are Nepalis. We can do. ओके ourselves. ओके ओके We have lost our. नेपाल वालों को भी पता है कि तुम कैसे हो, अब तो शर्म कर लो। इन लोगों को नेपाल जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन अपने देश में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट या किसान प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको ये कवर कभी नहीं करते। लेकिन नेपाल में तो हमें जाना ही जाना है, वहां तो हमें टीआरपी मिलेगी। तो ऐसा इंडिया में नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोच के देखो, अगर इंडिया में ऐसा हो गया तो इंडिया में क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।